नमस्कार दोस्तों। आज हम स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक को आसान शब्दों में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम मैथ का टॉपिक एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, प्लस क्वेश्चंस, लॉजिक और अप्रोच सीखेंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई कर सको। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? हाँ, एकदम। और कल्पना करना मुश्किल नहीं है ना कि कोई किसी बहुत ही अहम प्रतियोगी परीक्षा के हॉल में बैठा है, टिक टिक करती घड़ी का दबाव है, और तभी एक सवाल आता है जहाँ कैलकुलेशन के बीच में ना 235 का वर्ग मतलब स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ जाती है। अरे हाँ, और ज्यादातर लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? रफ शीट का एक कोना ढूंढना, 235 को 235 के नीचे लिखना और फिर अगले 40 या 50 सेकंड तक उस लंबी चौड़ी गुणा में उलझ जाना। बिल्कुल। और अगर बीच में एक भी हासिल, मेरा मतलब है एक भी कैरी गलत जुड़ गया ना, तो पूरा का पूरा जवाब ही गलत हो जाता है। एकदम सही बात है। लेकिन क्या हो अगर उस 40 सेकंड की दिमागी कसरत को पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाए? क्या हो अगर कोई ऐसा छिपा हुआ बीजगणितीय पैटर्न हो, मतलब कोई ऐसा अलजेब्रिक रास्ता हो जो उस 235 का स्क्वायर महज 2 सेकंड में निकाल दे, वो भी बिना पेन उठाए, सीधे दिमाग में। हाँ, और आज की इस मास्टर क्लास का यही मिशन है। इनमें हर एक शॉर्टकट के पीछे ना एक बहुत ही ठोस, सम्मित और तार्किक पैटर्न है। हमारा आज का लक्ष्य ये नहीं है कि हम इन शॉर्टकट्स को सिर्फ रट लें, बल्कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम इनके पीछे के क्यों और कैसे को डिकोड करें। क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं ना कि कोई ट्रिक काम क्यों कर रही है, तो वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। सही कहा। लेकिन उस क्यों और कैसे पर जाने से पहले मैं नोट्स के पहले ही पन्ने पर दी गई एक बहुत ही स्पष्ट शर्त का जिक्र करना चाहूंगा। नोट्स बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि इन सभी तेज और जटिल गणनाओं का फायदा उठाने के लिए ना एक प्री रिक्विजिट है। हाँ, मैंने भी देखा वो। ये कोई ऐसी जादुई गोली नहीं है जिसे खाया और गणित आसान हो गया है ना। शर्त यह है कि 1 से लेकर 30 तक के वर्ग यानी स्क्वायर्स एकदम उंगलियों पर याद होने चाहिए। बिल्कुल। और आप ही बताओ, ये शर्त बहुत तार्किक भी तो है। अगर हम 17 या 24 का स्क्वायर निकालने के लिए भी रफ शीट पर जाने लगे, तो फिर 3 अंकीय संख्याओं की एडवांस ट्रिक्स का जो पूरा ढांचा है वो तो ढह ही जाएगा ना। सही बात है। ये 1 से 30 तक के स्क्वायर ना हमारे दिमाग की कैश मेमोरी की तरह काम करते हैं। इस कैश मेमोरी वाली बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। देखो दोस्तों, इसे ऐसे समझो, अगर बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स ही तुरंत उपलब्ध नहीं होंगे तो बड़ी इमारत कैसे बनेगी? 1 से 30 तक के स्क्वायर गणित की वर्णमाला की तरह है। मतलब अगर आप शब्द पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको अक्षर तो पहचानने ही होंगे। ये शर्त इस बात की गारंटी देती है कि आगे जो भी तरीके बताए जा रहे हैं, उनमें हमारा दिमाग सिर्फ पैटर्न को पहचानने का काम करे, ना कि बुनियादी गुणा भाग में अपनी ऊर्जा नष्ट करे। एकदम सही। तो चलिए ये मानकर आगे बढ़ते हैं कि वो 1 से 30 वाली बुनियादी नींव एकदम मजबूत है। अब मैं नोट्स के उस पहले हिस्से की तरफ जाना चाहूंगा जो इकाली का अंक 5 वाली संख्याओं से निपटता है। हाँ, जैसे 35, 45 या 85। मैंने हमेशा देखा है कि 5 पर खत्म होने वाली संख्याओं के स्क्वायर निकालने का ना एक बहुत ही लोकप्रिय पैटर्न होता है। लेकिन नोट्स इसे जिस तरह से तोड़ते हैं, वो गुणा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है। बिल्कुल। 5 पर खत्म होने वाली संख्याओं का पैटर्न गणित के सबसे खूबसूरत और सीधे पैटर्न्स में से एक है। नोट्स इसे 2 बहुत ही सरल चरणों में विभाजित करते हैं। पहला चरण, चूंकि संख्या 5 पर खत्म हो रही है, तो उसके स्क्वायर के अंत में हमेशा 25 ही आएगा। मतलब 25 तो फिक्स है, जी ये अपरिवर्तनीय है। हाँ। अब दूसरा चरण, 5 को हटाने के बाद जो संख्या बचती है उसे लें। उदाहरण के लिए 35 में से 5 हटा दें तो 3 बचता है। बिल्कुल। अब इस 3 को ठीक इसके अगले अंक यानी 4 से गुणा कर दें। अच्छा, रुकिए, मैं इसे दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूं। 3 को 4 से गुणा किया तो 12 आया, और नोट्स के अनुसार इस 12 को उस फिक्स 25 के ठीक आगे लगा देना है। एकदम सही। तो 12 और 25 मिलकर बन गए 1225। मतलब 35 का स्क्वायर 1225। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत तेज है। और ये हर उस संख्या पर लागू होता है जिसका इकाई का अंक 5 है। अगर आप 65 का स्क्वायर निकालना चाहें तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं इसी नियम को लागू करूं तो 5 का 25 तो अंत में जाएगा ही। बची हुई संख्या है 6। 6 के ठीक बाद आता है 7। तो 6 को 7 से गुणा किया, 42 आया। बिल्कुल। और आगे? और उस 42 के आगे 25 लगा दिया तो 4225। ये ना किसी फिक्स रेसिपी वाले मेन्यू की तरह काम कर रहा है।
इस रेसिपी में अंत में जो मीठा है, जो डेजर्ट है, वो हमेशा 25 ही रहेगा। उसे हमें पकाना ही नहीं है, वो तैयार है। हाँ, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। हमें सिर्फ शुरुआत का जो मेन कोर्स है, मतलब जो बची हुई संख्या का उसकी अगली संख्या से गुणा है, सिर्फ उसे तैयार करना है। जैसे 85 के लिए 8 गुणा 9 यानी 72 और पीछे 25, 7225। ये फ्रीज डेजर्ट वाली बात बहुत सटीक है। ये दिमाग को एक काम कम करने की आज़ादी देती है। आपको सिर्फ पहले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। ये समझना और दिमाग में करना बहुत आसान है जब संख्या 35, 65 या 85 हो। एक अंक को दूसरे अंक से गुणा करना, जैसे 6 को 7 से, ये तो पहाड़े याद होने जैसी बात है। सही कह रही हैं। लेकिन क्या ये डेजर्ट वाली रेसिपी 105 या 115 जैसी 3 अंकीय संख्याओं के लिए भी इतनी ही सरलता से काम करती है? जब संख्या बड़ी हो जाती है तो क्या ये नियम बिखरता नहीं है? नियम बिल्कुल नहीं बिखरता, बल्कि यहीं से इसकी असली ताकत शुरू होती है। 3 अंकीय संख्याओं के लिए भी यही पैटर्न जस का तस लागू होता है। चलिए 105 का ही उदाहरण लेते हैं। ठीक है। 5 का 25 तो अंत में जाएगा ही। अब 5 को हटाने के बाद हमारे पास क्या बचा? 10 बचा। 10 की ठीक अगली संख्या क्या है? 11। तो 10 को 11 से गुणा करें। 10 गुणा 11 हुआ 110 और इसके पीछे वो 25 लगा दें तो परिणाम आया 11,025। ठीक है, 115 के लिए 11 गुणा 12 करेंगे जो 132 होता है, तो 13,225। बिल्कुल। यहाँ तक तो ठीक है, 11 को 12 से गुणा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन असली दिमागी ट्रैफिक जैम तो तब लगेगा ना जब संख्या बहुत बड़ी हो जाए। मान लीजिए मुझे 235 का स्क्वायर निकालना है। हाँ, अब यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। नियम के हिसाब से 5 का 25 तो अंत में जाएगा, लेकिन आगे के हिस्से के लिए मुझे 23 को उसकी अगली संख्या 24 से गुणा करना होगा। अब 23 गुणा 24 दिमाग में तुरंत करना, मुझे तो समय लगेगा। आप भी कॉपी में सॉल्व करो दोस्तों, थोड़ा पॉज करके खुद ट्राई करो। हाँ, ये 20 गुणा 24 हुआ 480 और 3 गुणा 24 हुआ 72। 480 और 72 मिलकर हुए 552, तो उत्तर 55,225 आएगा। लेकिन इसमें मेरे 10-15 सेकंड लग गए। तो फिर इस शॉर्टकट का क्या फायदा हुआ अगर गुणा करने में इतना समय लग जाए? यहीं पर नोट्स एक बहुत ही शानदार रणनीतिक बदलाव पेश करते हैं। जब n को n+1 से गुणा करना दिमागी रूप से भारी लगने लगे ना, तो हमें बीजगणित यानी अलजेब्रा की ओर लौटना चाहिए। अलजेब्रा? वो कैसे? देखो बेटी, इसे ऐसे समझो। n गुणा n+1 को अगर हम खोलें तो वो क्या बनता है? वो n² + n ही तो बनता है। यानी आपको 23 को 24 से गुणा करने के लिए उस लंबी मानसिक प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप सीधे उसी बची हुई संख्या का स्क्वायर करें और उसमें वही संख्या जोड़ दें। ओह, यहाँ मेरे दिमाग के तार जुड़ रहे हैं। तो 235 के उदाहरण में n हमारा 23 है। आप कह रहे हैं कि 23 को 24 से गुणा करने के बजाय मैं सीधे 23 का स्क्वायर करूं और उसमें 23 जोड़ दूं। एकदम सही। और यहीं पर हमारी वो 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने वाली बुनियादी शर्त काम आती है। अब मुझे समझ आया। अगर मुझे 23 का स्क्वायर याद है जो कि 519 होता है, तो मुझे सिर्फ 519 में 23 जोड़ना है। 519 और 23 हुआ 552। बिल्कुल। और अंत में हमारा वही फिक्स्ड डिजिट 25 लगा देना है। 55,225। अरे यार, ये 23 गुणा 24 करने से कहीं ज्यादा तेज है ना? अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से समझें तो अगर मुझे 195 का स्क्वायर निकालना हो तो n है 19। 19 गुणा 20 करना तो आसान है, 380 आता है। हाँ, वो तो आसान है। लेकिन अगर n² + n से करूं तो 19 का स्क्वायर 361, उसमें 19 जोड़ा तो 380 और पीछे 25, 48,025। ये सच में एक आहा मोमेंट है। हाँ यार, और यही इन कॉन्सेप्ट्स की खासियत है। ये आपको एक दीवार के सामने लाकर नहीं छोड़ते। अगर n गुणा n+1 कठिन हो जाता है तो वे आपको n² + n का रास्ता देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 पर खत्म होने वाली संख्याओं का तो पूरा गणित समझ आ गया। लेकिन दुनिया की हर संख्या के अंत में 5 तो होता नहीं है ना। अगर मेरे सामने 52 या 46 आ जाए तो वहां मेरी डेजर्ट वाली रेसिपी तो काम नहीं करेगी। ऐसे में हम क्या करेंगे? यहाँ से नोट्स एक नए और बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसे बेस 50 मेथड कहा गया है। जब संख्याएं 50 के आसपास हो ना, तो हम 50 को एक आधार या बेस मानकर चलते हैं। बेस 50 मतलब? इसे 2 हिस्सों में समझा जा सकता है, 50 से बड़ी संख्याएं और 50 से छोटी संख्याएं। चलिए 50 से बड़ी संख्याओं से शुरू करते हैं। मान लीजिए संख्या है 52।
इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? इसमें हमें ये देखना है कि संख्या 50 से कितनी ज्यादा है। 52 50 से 2 ज्यादा है। पहला कदम यह है कि इस अंतर का यानी इस 2 का स्क्वायर करें। 2 का स्क्वायर होता है 4। हाँ, लेकिन यहाँ नोट्स एक सख्त नियम लगाते हैं कि हमें दाईं ओर हमेशा 2 अंक ही लिखने हैं, तो हम 4 को 04 लिखेंगे। ये हमारे उत्तर का दाहिना हिस्सा बन गया। ठीक है, दाईं ओर 04 आ गया। अब दूसरा कदम, हमारी संख्या 50 से जितनी ज्यादा थी, यानी जो 2 का अंतर था, उसे 25 में जोड़ दें। 25 + 2 हुआ 27। और दोनों हिस्सों को मिला दें तो उत्तर आता है 2704। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक लॉजिकल रुकावट महसूस हो रही है। क्या हुआ? हम बेस 50 का इस्तेमाल कर रहे हैं। 52 और 50 का अंतर 2 है। हमने 2 का स्क्वायर 04 किया, ये बात तो समझ आती है। लेकिन हमने उस 2 को 25 में क्यों जोड़ा? ये 25 कहाँ से आसमान से टपक पड़ा? बेस तो 50 था, फिर ये 25 की क्या कहानी है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर रटने और समझने का फर्क पता चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। 25 कोई आसमान से टपकी हुई संख्या नहीं है, ये 50 के बेस से ही निकली है। अच्छा, कैसे? इसे ऐसे समझें, 50 का स्क्वायर क्या होता है, आप बताओ। 50 का स्क्वायर 5 गुना 5 हुआ 25 और 2 0 2500। ठीक, 2500 के शुरुआती 2 अंक क्या हैं? 25। दरअसल जब हम 50 के बेस पर काम कर रहे होते हैं तो बीजगणित के सूत्र के अनुसार बेस का जो आधा हिस्सा होता है वही हमारे गणित का एंकर बन जाता है। समझ रही हूँ। 100 के बेस का 1/4 या 50 के बेस का आधा, मान लीजिए गणितीय रूप से ये 25 पर आकर ठहरता है। इसलिए 50 के आसपास की हर संख्या के लिए ये 25 ही हमारा केंद्रीय बिंदु या बेस कैंप बन जाता है, जहां से हम जोड़ या घटाव करते हैं। अरे वाह, ये एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी था। अब मुझे समझ आ रहा है कि 25 कोई जादुई संख्या नहीं है, बल्कि वो 50 के स्क्वायर का ही एक प्रतिनिधि है। तो अगर संख्या 50 से छोटी हो, जैसे 46, तो क्या ये नियम रिवर्स गियर में चला जाएगा? बिल्कुल, नियम वही रहेगा, बस दिशा बदल जाएगी। 46 50 से कितना कम है? 4 कम है। तो सबसे पहले इस अंतर का यानी 4 का स्क्वायर करें, जो 16 होता है। ये 2 अंकों में ही है, तो दाईं ओर 16 लिख दें। ठीक है, 16 लिख दिया। अब चूंकि 46 50 से 4 कम है, इसलिए हम इस 4 को अपने बेस कैंप यानी 25 में से घटा देंगे। 25 - 4 हुआ 21। और दोनों को मिलाया तो उत्तर 2116। लेट मी टेस्ट दिस। अगर मुझे 43 का स्क्वायर निकालना हो? आप लोग भी साथ में कैलकुलेट करो। 43 50 से 7 कम है। 7 का स्क्वायर हुआ 49, दाईं ओर आ गया 49। अब चूंकि 7 कम है तो मैं 25 में से 7 घटा दूंगी। 25 - 7 होता है 18, तो उत्तर होना चाहिए 1849। क्या ये सही है? 100% सही। और आपने ये पूरा कैलकुलेशन बिना पेन के कुछ ही सेकंड में कर लिया। ये तो बहुत स्मूथ है, लेकिन मुझे इस नियम में एक बहुत बड़ा छेद दिखाई दे रहा है। छेद? कैसा छेद? आपने अभी कहा था कि दाईं ओर हमेशा केवल 2 अंक ही रहने चाहिए, जैसे 4 का स्क्वायर 16 था या 2 का स्क्वायर 04 था। लेकिन क्या होगा अगर अंतर इतना बड़ा हो जाए कि उसका स्क्वायर 3 अंकों का हो जाए? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल दिक्कत है। अगर अब क्या मेरा दाहिना हिस्सा 169 बन जाएगा? अगर मैं 25 में 13 जोड़ूं तो 38 आता है। क्या उत्तर 38,169 होगा? ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। ये 63 का स्क्वायर हो ही नहीं सकती। यहाँ आकर तो ये बेस 50 मेथड टूट गया ना? ये बेस 50 मेथड टूटा नहीं है, बल्कि यहाँ एक और तार्किक नियम प्रवेश करता है, जिसे हम हासिल या कैरी फॉरवर्ड का नियम कहते हैं। आपका ये सवाल बिल्कुल उसी जगह हिट करता है जहां ज्यादातर लोग अटकते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? नोट्स इस स्थिति को लेकर एक सख्त ट्रैफिक नियम बनाते हैं। दाईं ओर के कमरे में केवल 2 अंक ही रह सकते हैं, कोई अपवाद नहीं। तो 169 के उन 3 अंकों का हम क्या सलूक करेंगे? इसे एक वीआईपी कमरे की तरह समझें। दाईं तरफ का जो कमरा है उसमें सिर्फ 2 लोगों की ही वीआईपी बुकिंग हो सकती है। तो 169 में से हम सिर्फ आखिरी 2 अंकों को यानी 69 को ही उस दाईं ओर के कमरे में रखेंगे। और जो 1 बच गया, वो जो तीसरा व्यक्ति है, उसका क्या होगा? उसे मजबूरन बगल वाले कमरे में यानी बाईं ओर शिफ्ट होना पड़ेगा। बाईं ओर हम क्या कर रहे थे? 63 के लिए 25 में 13 जोड़ रहे थे, जिससे 38 आ रहा था। हाँ, 38 आ रहा था। अब उस एक को जिसे वीआईपी कमरे से निकाला गया है, उसे हासिल के रूप में इस 38 में जोड़ दें। 38 और 1 हो गए 39, तो बाईं ओर आ गया 39, दाईं ओर था 69,
अंतिम परिणाम बना 3969। अरे यार, ये वीआईपी कमरे वाली एनालॉजी बहुत काम की है। मैं इसे एक और संख्या पर आजमा कर देखना चाहती हूँ ताकि ये पूरी तरह दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल ट्राई कीजिए। मान लीजिए संख्या है 68। 68 50 से 18 ज्यादा है। 18 का स्क्वायर मुझे याद है, जो कि हमारी पहली शर्त थी, वो 324 होता है। एकदम सही। अब वीआईपी कमरे में सिर्फ 2 अंकों की जगह है, तो मैंने 24 को दाईं ओर रख लिया। अतिरिक्त जो 3 बचा वो हासिल बनकर बाईं ओर जाने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। बाईं ओर मुझे 25 में अंतर जोड़ना है। 25 प्लस 18 होता है 43। अब इस 43 में वो हासिल वाला 3 जोड़ देते हैं। 43 और 3 हो गया 46। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? तो बाईं ओर 40, दाईं ओर 24। अंतिम उत्तर 4624। ये वाकई काम कर रहा है और ये बहुत लॉजिकल है। इस वीआईपी कमरे के नियम ने आपके लिए 50 के बेस वाले पूरे ढांचे को अनलॉक कर दिया है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स यही नहीं रुकते। वे गणित की एक और खूबसूरत सीढ़ी पर ले जाते हैं, बेस 100 मेथड। बेस 100 मतलब अगर संख्याएं 100 के आसपास हो, जैसे 104 या 96, तो क्या हम यहाँ भी 25 को अपना बेस कैंप या एंकर मानकर चलेंगे? क्या 104 के लिए 25 में 4 जोड़ेंगे? यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बेस 100 का नियम बेस 50 से अलग है और सच कहूं तो ये उससे भी ज्यादा आसान है। अच्छा, वो कैसे? नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि 100 के बेस में 25 का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। बेस 50 में हम जो अंतर होता था उसे 25 में जोड़ते या घटाते थे, लेकिन बेस 100 में हम उस अंतर को 25 में नहीं बल्कि सीधे उसी संख्या में जोड़ते या घटाते हैं जिसका हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। सीधे उसी संख्या में? इसका क्या मतलब हुआ? इसे 104 के उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, 104 का स्क्वायर निकालते हैं। 104 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। दाई ओर का नियम वही रहेगा, 4 का स्क्वायर करें जो 16 है। इसे दाई ओर के वीआईपी कमरे में रख दें। अब बाई ओर के लिए इस 4 को 25 में नहीं जोड़ना है बल्कि सीधे उस 104 में ही जोड़ देना है। 104 में ही 4 जोड़ दें तो वो 108 हो गया। बस, बाईं ओर 108, दाईं ओर 16, दोनों को मिला दें तो 10,816। यही 104 का स्क्वायर है। रुकिए, ये तो बेस 50 से भी तेज है। लेट मी ट्राई। 107। 107 100 से 7 ज्यादा है। 7 का स्क्वायर 49 और 107 में ही 7 जोड़ दिया तो 114। उत्तर हो गया 11,449। बिल्कुल सही। ये तो दिमाग में ऐसे हो रहा है जैसे मैं बस पढ़ रही हूँ। 100 से छोटी संख्या पर भी यही होगा। मान लीजिए 96। 96 100 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16। अब 96 में से ही 4 घटा दे। 96 माइनस 4 हुआ 92। उत्तर 92 100 16। एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर वही सवाल, ऐसा क्यों है? 50 वाले बेस में हमने 25 का इस्तेमाल किया क्योंकि वो 50 के स्क्वायर से जुड़ा था। यहाँ हम अंतर को उसी संख्या में क्यों जोड़ रहे हैं? इसके पीछे का गणितीय ढांचा क्या है? इसके पीछे विशुद्ध बीज गणित है। इसे मानसिक रूप से विजुलाइज करते हैं। जब आप 100 से थोड़ी बड़ी किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए 100 प्लस x का स्क्वायर करते हैं, तो सूत्र के अनुसार वो 10,000 प्लस 200x प्लस x स्क्वायर बनता है। हाँ, a प्लस b का होल स्क्वायर। बिल्कुल। अब इस समीकरण को ध्यान से सुने। जो x स्क्वायर है वो तो दाईं ओर का हिस्सा बन गया, जैसे 4 का स्क्वायर 16। अब जो बायां हिस्सा है वो 10,000 प्लस 200x है। अगर हम इसमें से 100 बाहर निकाल लें तो अंदर बचता है 100 प्लस 2x। हाँ, 100 प्लस 2x। और इस 100 प्लस 2x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 प्लस x प्लस x। ओ, 100 प्लस x तो हमारी वो मूल संख्या ही हो गई, जैसे 104। और जो दूसरा x है वो हमारा अंतर हो गया, यानी 4। तो इसका मतलब 100 प्लस x का सीधा सा अर्थ है मूल संख्या प्लस अंतर 104 प्लस 4। आपने बिल्कुल सही डिकोड किया। ये कोई हवाई जादू नहीं है कि 100 के बेस में संख्या खुद में जुड़ जाती है। ये पूरी तरह से इस एल्जेब्रिक फॉर्मूले का एक बाई प्रोडक्ट है, जिसे हमारे दिमाग के लिए एक शॉर्टकट के रूप में पैक कर दिया गया है। यार, ये जानकर गणित की खूबसूरती पर और भी ज्यादा भरोसा होने लगता है। अच्छा, क्या ये 100 के बेस में भी वो वीआईपी कमरे वाला हासिल मतलब कैरी फॉरवर्ड का नियम लागू होता है? अगर संख्या 112 हो जहां 12 का स्क्वायर 144 होता है? नियम गणित में कभी पक्षपात नहीं करते। वीआईपी कमरे वाला नियम यहां भी उतना ही कड़क है।
दाईं ओर हमेशा केवल 2 अंक ही रहेंगे। 112 के उदाहरण को ही लें। 112 100 से 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, जो कि 3 अंकों का है। तो दाईं ओर सिर्फ 44 रहेगा और जो 1 है वो हासिल बनकर बाईं ओर चला जाएगा। बिल्कुल। और बाईं ओर क्या होगा? बाईं ओर का नियम था कि मूल संख्या में ही अंतर जोड़ना है। तो 112 में 12 जोड़ा हो गया 124। अब इस 124 में वो वीआईपी कमरे से निकाला गया 1 हासिल भी जोड़ देते हैं। 124 प्लस 1 हो गया 125। और फाइनल रिजल्ट? दाईं ओर 44 था, तो अंतिम परिणाम 12,544 होना चाहिए। एकदम सही कैलकुलेशन। आपने हर एक नियम को, हासिल को और बेस को पूरी तरह से एक साथ पिरो दिया है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए नोट्स के अंत में एक गोल्डन रूल दिया गया है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो बेस 50 और बेस 100 दोनों का सार है। वो रूल क्या है? और वो रूल है, कम है तो कम करो, ज्यादा है तो ज्यादा करो। कम है तो कम करो, ज्यादा है तो ज्यादा करो। ये सुनने में न किसी पुराने दार्शनिक या गणितीय श्लोक जैसा लगता है। हाँ, लेकिन इस एक वाक्य में पूरा फॉर्मूला छिपा है। अगर संख्या बेस से कम है, जैसे 46 या 96, तो जितना कम है उसे उतना ही और घटा दो। और अगर संख्या ज्यादा है, जैसे 52 या 104, तो जितना ज्यादा है उसे उतना ही और जोड़ दो। और बेस 50 में हम ये काम 25 के साथ करते हैं और बेस 100 में हम ये काम सीधे उसी संख्या के साथ करते हैं। एकदम सटीक समरी दी आपने। तो दोस्तों, आज की इस विस्तृत चर्चा का सार यही है कि गणित को सिर्फ डराट, रटंत विद्या और बोरियत की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। आज के इन कॉन्सेप्ट्स का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि गणित में संख्याओं के बीच कितने खूबसूरत, सम्मित और तार्किक पैटर्न छिपे होते हैं। सही बात है। एक बार जब हम उस वीआईपी कमरे के नियम, उस n² + n के बीजगणित और उस कम है तो कम करो वाले गोल्डन रूल के पीछे का विज्ञान समझ लेते हैं ना, तो फिर हम कभी भी संख्याओं को पहले की तरह नहीं देखेंगे। और यही सच्ची शिक्षा है दोस्तों। ज्ञान तभी सबसे मूल्यवान होता है जब हम सिर्फ ये नहीं जानते कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझते हैं कि क्यों करना है। ये एक बहुत ही सशक्त विचार है और आज की इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है। आज हमने देखा कि 50 और 100 के बेस के लिए ये सटीक और जादुई पैटर्न कितने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और सबका आधार वो गोल्डन रूल है। तो आप क्या सोच रही हैं? ये सोचने वाली बात है कि अगर ये गणितीय सम्मिति 50 और 100 पर लागू होती है, तो क्या ये संभव है कि 150 या 200 जैसी और भी बड़ी संख्याओं के लिए कोई ऐसा ही छिपा हुआ सीक्रेट नियम काम करता हो? क्या इसी कम है तो कम करो, ज्यादा है तो ज्यादा करो सिद्धांत को 200 के बेस पर भी किसी तरह ढाला जा सकता है? ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे आप सभी को कागज कलम लेकर खुद आजमाना चाहिए। जब हम खुद प्रयोग करते हैं ना, तभी असली गणित की शुरुआत होती है। अगली बार जब आप गणित करने बैठें तो सिर्फ गुणा मत कीजिए, संख्याओं के पीछे छिपे इन पैटर्न्स को खंगालिए। तो दोस्तों, आज का चैप्टर